मैं जानना चाह रहा हूँ ये कैरेक्टर चीज़ क्या है? प्रधानमंत्री के बारे में पूरी मीडिया में जाके बोलना और बताना कि नरेंद्र मोदी के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं। बिना सपोर्ट के तो ऐसा कर नहीं रहा होगा। तो ये कैरेक्टर है क्या? जफर सरेशवाला। देखिए, अगर इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमें चलना पड़ेगा गोधरा दंगा। वहीं से इस जफर सरिसवाला का जन्म होता है। वैसे जफर सरिसवाला का पहले भी जन्म हुआ, लेकिन एक मीडिया के तौर के सामने आने के रूप में। और आप देखिए कि जफर सरिसवाला जो था एक बिजनेसमैन था, लेकिन जफर सरिसवाला का कोई उतना बड़ा नाम नहीं था। उसमें नाम आता है तीस्ता सी तलवार का, उसमें नाम आता है रईस खान पठान का। और भी जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं कि सबाना आदमी की टांग टूटने पर मोदी जी ऐसा क्यों होता है कि संवेदना व्यक्त करने लगते। तो फिर अब इस चीज को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा गोधरा दंगा। आप लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझ जाएंगे कि ये एंटी हिंदू राइट्स था, कंप्लीटली उसके खिलाफ था। और दूसरी बात यह है कि जब दंगा संपन्न हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं को टॉर्चर किया गया और उस दंगे के दौरान क्या क्या हुआ, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि ये एंटी हिंदू राइट्स था, जिसको एंटी मुस्लिम बताकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया। और ये अब कहने में किसी को मतलब अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये सब कुछ पहले से तय था। हालांकि हम आधिकारिक तौर पर बोल नहीं सकते, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने नहीं आने दे रहे हैं, आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वो सच्चाई सामने आने देंगे? तो जिसका जवाब है कि नहीं। अगर आप उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखें आप, तो उस समय संचार का माध्यम नहीं था ज्यादा। ऐसा क्या हुआ कि टारगेट करके 2 डब्बों को जलाया गया जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे, और वो भी कोई ऐसा नहीं था कि उस आसपास का था। तो बहुत सिंपल है कि पहले से सब कुछ पता रहा होगा। और चूंकि अलग अलग इनकी जिस विचारधारा की बात होती है, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने इनको निशाना जरूर बनाया है, लेकिन कभी हिंदू दृष्टिकोण सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला जरूर, लेकिन वो क्या हुआ कि दब गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो लोग गुजरात दंगा के दौरान या उसके बाद भी इनके साथ रहे, उन सबको इन्होंने ठिकाने लगा दिया। और जो कथित रूप से इनके विरोधी रहे, उन सबको इन्होंने आगे बढ़ाया। उसी में से एक नाम है जफर सरिसवाला। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, उनके साथ मिलकर क्या किए हैं वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले जो चीज है कि जफर सरिसवाला जो है, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि जब अहमदाबाद में दंगे की शुरुआत होती थी तो इनके घर से ही होती थी। 1969, 1985, 87, 1992, 2002। तो अब क्या हुआ कि जो भी ये सब दंगे हुए, सब में क्या हुआ कि जफर सरिसवाला के अनुसार इनके घर को टारगेट करके ही शुरुआत होती थी। लेकिन जफर सरिसवाला हर मामले में चुप रहे, और इनका कहना था कि जो दंगाई होते हैं वो बच जाते हैं, और खास करके जो नेता टाइप है छोटे मोटे भी, वो तो बिल्कुल ही बच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जफर सरिसवाला ने सजा दिलानी थी तो सीधे एक स्टेट के मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट किया? अब बात करेंगे गोधरा की। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि जफर सरिसवाला ने उसी के लिए तो इनके खिलाफ मोर्चा खोला था। तो जब आप गोधरा की बात करेंगे तो उसमें यह भी सामने निकल कर आता है कि जो जफर सरिसवाला है, उसको लेकर इनके खिलाफ इंग्लैंड में मोर्चा खोलते हैं। और सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, ये अमेरिका तक में भी ये जाते हैं। उसके अलावा इनके अब्बू के दोस्त की बीवी जो है रोमानिया की एम्बेसडर होती है, उनका नाम होता है जो कि, एक मिनट, हाँ, तो खैर उनका नाम तो मेंशन नहीं है। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल से वो क्या करती हैं कि इनकी
मिलवाती हैं जफर सरेसवाला को, तो ये बोलते हैं कि एक आदमी भी, ये कुत्ता का बच्चा मर जाता है तो हल्ला मच जाता है, लेकिन इतना कुछ हुआ, इस मामले में कुछ हुआ नहीं, इस बार तो सबक सिखा के ही दम लेना है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देशव्यापी, और ये क्या आप कह सकते हैं पूरे विश्व में आर्टिकल छपने लगते हैं। आपने तो काफी देखे होंगे ये सारी चीजें, उस समय आप तो पत्रकारिता में रहे होंगे कि किस तरह से इनके खिलाफ आर्टिकल छपते थे। इसमें जो आजकल एक आईटी सेल चलाता है जॉर्ज सोरात, विदेशी साजिश मोदी के खिलाफ, तो इसमें जो आपने लिखा कि अमेरिका की जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल के साथ उसकी जो रोमानिया, उसके बीवी, उसके दोस्त की बीवी जो थी रोमानिया में एम्बेसडर, उससे मुलाकात करवाने की बात करते हैं। मोदी के वीजा का बड़ा विक्टिम कार्ड खेला गया था। मोदी का वीजा रिमूव करो, इसके लिए अमेरिका जाता है और अमेरिका में लॉबिंग करता है मोदी के खिलाफ, सभी जगह लेख छपवाता है। वहां पर अडवाणी के विरुद्ध वो लंदन के हाई कोर्ट में याचिका लगवाता है। तो कभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के लोग, संघ के लोग, ये जो कहते हैं कि जॉर्ज सोरत, कभी इसमें जफर सरेशवाला का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इतना आगे तो जॉर्ज सोरत भी नहीं गया होगा। अदालत में भाजपा के खिलाफ केस दाखिल करना, अमेरिकन सीनेटर्स के पास जाना, स्टेट उनके जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाना और वीजा मत दो, ये बात कहना, वीजा के लिए लॉबिंग करना। उसमें भी आया था कि मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, उसका तो प्रचार हुआ, लेकिन जफर सरेशवाला को भाजपा, संघ और मोदी ब्रिगेड ने क्यों बचाया? जॉर्ज सोरस का नाम उछालने वाली ब्रिगेड ने जफर सरेशवाला के इस पहलू को सामने क्यों नहीं रखा? अब आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें जब आप देखते जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि आप उस समय के देखें तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर से भी मिलते हैं। द गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो तमाम समाचार पत्र हैं वहां पर इनके खिलाफ लेख लिखे जाते हैं, ये इनका वीजा बैन कराते हैं। और जफर सरेशवाला एक आम व्यक्ति हैं और इनके आधार, मतलब कहने के आधार पे एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री का वीजा बैन हो जाता है, जो कि पहले ऐसे एक व्यक्ति थे, नरेंद्र मोदी थे। अब इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अब बात आती है जफर सरेशवाला की, तो ये इंडियन हाई कमीशन के सामने ये क्या करते हैं कि प्रदर्शन करते हैं इंग्लैंड में जब अडवाणी जाते हैं। उसके बाद जो दोबारा उनकी यात्रा होती है तो भी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां उनकी याचिका खारिज हो जाती है कि अडवाणी को यहाँ पे मत आने दो। अब थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो फिर क्या होता है कि जब इनको पता लगता है कि 2003 मई जून में नरेंद्र मोदी इंग्लैंड आने वाले हैं, तो फिर अब इनके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि हमें उनसे मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि उस चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आपको बता रहे हैं, चूंकि जफर सरेशवाला को जो सलाह दिया, जिसने मिलवाया, वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो थे महेश भट्ट। हिंदू आतंकवाद जो बोला जाता है, हालांकि वो भगवा आतंकवाद करके टारगेट करते थे। और किताब जो लिखी गई थी कि 2611 आरएसएस की साजिश, तो उसके विमोचन में आपने देखा होगा कि कृपा शंकर सिंह थे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसके अलावा ये अजीज बर्नी स्वयं थे, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी थे, तो महमूद मदनी से भी इनके अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे कई बार मिल चुके हैं। उसके बाद महेश भट्ट, और महेश भट्ट को आप देखेंगे और जफर सरेशवाला को देखेंगे तो एक तो जो भगवा आतंकवाद वाली बात है उसका भी पोल खुलता है, और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जिसके बारे में इसमें लास्ट चैप्टर में लिखा गया है, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस का भी भंडाफोड़ होता है। देखिए ये जफर सरेशवाला और उनके बगल में है सलीम खान। सलीम खान नरेंद्र मोदी के उर्दू वेबसाइट के स्क्रिप्ट राइटर है। इन्होंने ही उनका उर्दू वेबसाइट लिखा था
और जाफर सरिसवाला के बारे में और भी जानना है तो फिर यहाँ पे मौलाना साद प्रकरण का भी पोल खुलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में ये पेंडेमिक एक्ट का मामला दर्ज हुआ था मौलाना साद के ऊपर, तो ये जफर सरिसवाला मौलाना साद का पक्ष रखते हैं और यही जफर सरिसवाला जाकिर नाइक के भी करीबी है। और अब पार्ट वाइज बात करें तो पहला पार्ट आप रख लीजिए तबलीगी जमात का, चूंकि ये तबलीगी जमात से भी है। तो तबलीगी जमात का काम क्या होता है? किसी देश को इस्लाम में परिवर्तित करना, जिसके लिए वो काम करते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन रहमान, जिसके ऊपर आपने तो कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, उनको क्या होता है कि वाजपेयी की सरकार पद्मश्री देती है और ये पद्म विभूषण देते हैं मोदी जी। उसी तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद। अब मौलाना साद जो है वो मौलाना साद पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में आपको पता है किन किन लोगों का नाम उछला था। उसमें रिया चक्रवर्ती की मतलब जो थी वो सवालों के घेरे में थी और उनका महेश भट्ट से भी करीबी रिश्ता। और जफर सरिसवाला ने ये महेश भट्ट की सलाह पर मोदी से मिलने की अपनी तैयारी की। अब यहाँ पर बात आता है कि जब ये जाने लगे तो अब ये था कि देखिए आम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इस चीज को समझ नहीं पाते हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो जफर सरिसवाला का उस समय विरोध हो रहा था। तो जफर सरिसवाला ने कहा कि हमें क्या करना है कि मुसलमानों की नहीं सुननी, हमें इस्लाम की सुननी है। फिर ये जाकर मौलानाओं से मीटिंग करने लगे। तो फिर उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं कि मौलाना कासमी, जो कि दारुल उलूम देवबंद के, तो वो इनसे बोलते हैं कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद बात आती है कि इसमें आते हैं, एक है उनका नाम है मौलाना वो नुमानी करके है, सॉरी ईसा मंसूरी। तो ईसा मंसूरी के साथ मिलने का इनका प्लान होता है। उसके बाद क्या है कि जो ईसा मंसूरी के साथ ये जब जाते हैं मिलने, तो ये सोचते हुए जाते हैं कि पता नहीं ये आदमी हमें मिलने का समय देगा या नहीं देगा, और मिलने का मतलब मिलेगा भी तो कितने देर के लिए मिलेगा। तो जब जफर सरिसवाला, सब जफर सरिसवाला ने खुलासा किया है। तो जफर सरिसवाला जब पहुंचा तो ये पहले से वहां खड़े थे और जफर सरिसवाला नरेंद्र मोदी को डांट रहे थे और वो सुन रहे थे। और मौलाना ईसा मंसूरी ने 35 मिनट तक, 35 मिनट नरेंद्र मोदी को डांटा। सोचिए कि जो आदमी अपने पार्टी में अपने साथ खड़े किसी नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे पुराना से पुराना नेता, इनसे दिग्गज नेता रहा हो, वो आदमी मौलानाओं के डांट सुनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलते हैं कि अरे जफर कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, ये जफर सरिसवाला के अनुसार कि कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हुए हो, मुझे ऐसे ही टारगेट किया जा रहा। अभी आपने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सुना रूबिका लियाकत के साथ जो इनका इंटरव्यू था, उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे अवतार बना के कुछ भेजा गया है इनको, जिसको आप बड़े प्रेम से अजैविक पुरुष बोला करते हैं, तो नॉन बायोलॉजिकल। तो अब क्या होता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल तो बताते हैं और ये बोलते हैं कि हमें खामोखा टारगेट किया गया। यही बात क्या करते हैं जफर सरिसवाला से ही बोलते हैं। उसके बाद ये अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद जफर सरिसवाला उनको फोन करते हैं। जब जफर सरिसवाला गुजरात आते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी से हिम्मतनगर में मीटिंग होती है। उसके बाद जो इनकी वर्डिंग है कि किन किन मुसलमानों के घर हिंदुओं ने कब्जा कर रखे हैं, पहले ये बताओ। अब आप बताइए
कि कितने ऐसे मामले हैं जहां पर हिंदुओं ने मुसलमानों का घर कब्जा कर लिया हो, और ये जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है उनको बुला बुलाकर सबको मुआवजा बांटते हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं का क्या होता है, उनके घर बिक जाते हैं उसी गोधरा दंगे के बाद। मामला अभी यहीं खत्म नहीं होता। अब एक पहलू तो ये था कि उनसे मिले, अब दूसरा वाला जो पहलू था, चूंकि काफी एक साथ हो जा रहा है, तो दूसरा जो था, मैं आपको पहले जाकिर नाइक वाला बता देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ कि जफर सरेशवाला से मिलकर इन्होंने कौन कौन से ऐसे काम कर दिए जो कि इस्लामिक जगत में कोई नहीं कर पाया, और भारत में कोई भी ऐसा दीनी नहीं हुआ था जिसने दीन के लिए इतना काम किया जितना कि नरेंद्र मोदी ने किया। अब क्या होता है कि जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण के बारे में आप सभी जानते हैं, लगातार वो भड़काऊ बयान देता है, और यहां तक कि एक बार बोल दिया था कि ओसामा बिन लादेन ने सब कुछ सही किया अमेरिका के खिलाफ, और बोला कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। जब विवाद बढ़ा तो इसने सफाई में बोला कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। फिर ये जाकिर नाइक क्या क्या काम करता है, अपना पीस टीवी चलाता है, कैसे कैसे लोगों के धर्मांतरण कराता है, आतंकवाद के मामले आते हैं। लेकिन जफर सरेशवाला का जो टेक है वो देखिए। जफर सरेशवाला बोलते हैं कि जाकिर नाइक जो है वो शांति का मसीहा है। ये जो भाजपा आईटी सेल के जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी क्या करते हैं कि दिग्विजय सिंह की तो बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये आ गया बयान जो था। हाँ, मतलब देखिए, मैं तो बता रहा हूं कि मैंने एक भी सिंगल लाइन भी बिना प्रमाण के नहीं लिखे, क्योंकि फिर अगर एक दो भी चीजें अगर इधर उधर हो जाती है तो विश्वसनीयता पे सवाल उठता है कि हाँ आपने उल्टी सीधी बातें ये कर दी। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो जाकिर नाइक है उसका इस्तेमाल आईएसआईएस के खिलाफ किया जा सकता है। ये जफर सरेशवाला बोलते हैं कि आईएसआईएस के खिलाफ इसका जाकिर नाइक का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद इनके साथ कैसे कैसे इनके संबंध रहे, जाकिर नाइक ने किस तरह से धर्मांतरण कराया, वो सारी चीजें भी है। उसके बाद क्या होता है कि आपको याद होगा कि जाकिर नाइक जब ओमान पहुंचा तो मास्टर स्ट्रोक लग रहा था कि जाकिर नाइक गिरफ्तार हो रहा है। कई सरकारी यूट्यूबर भी बता रहे थे कि गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद उसको भारत लाया जा रहा है। इस तरह के मास्टर स्ट्रोक लग रहे थे। तो उस समय जाकिर नाइक धर्मांतरण करा रहा था। तो आप इसमें जाकिर नाइक का हर चीज तो आपको पढ़ के बता नहीं सकते हैं, पढ़े तो शायद हमारा नहीं, थोड़ा सा एक चीज और है, दो तीन। एक, जफर सरेशवाला के हर फोन कॉल पे नरेंद्र मोदी काम करते थे, जफर सरेशवाला का काम करवाते थे। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ये कितना अपने अस्तित्व को बौना बनाने वाली बात है, पर इस पर गर्व कर रहे हैं। यानी कि और कई बार नाजायज काम भी उन्होंने करवाया। एक स्कूल की बिल्डिंग का काम था नाजायज तरीके से, और कोर्ट के आदेश से, मुझे याद है वो खबर, कोर्ट के आदेश से स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने पहुंचे सब। जफर सरेशवाला ने डायरेक्ट मोदी को फोन किया, डायरेक्ट अपना नंबर मोदी ने दे रखा था, और उसको कोर्ट के आदेश से जो तोड़ने गया था उसको रुकवाया मोदी ने, बाद में हटवाया, और बाद में उसके इलीगल काम को लीगल कर दिया गया। तो जफर सरेशवाला फोन पर मुस्लिमों के काम पूरे प्रदेश में करवाने लगा। ये तो एक तरह से पैरेलल सत्ता चलाना हो गया। जफर सरेशवाला गुजरात के मुख्यमंत्री के समकक्ष एक सत्ता चला रहा था। आप खुद देख लीजिए ना, वैसे एग्जाम्पल लेना है तो आप असद का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मारा गया था, ये अतीक का बेटा। तो अतीक अहमद से भी वो बात करता है। तो जफर सरेशवाला के रिश्ते हर किसी से, अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में अगर इनको अपने जो भी पद पे है उसकी थोड़ी भी चिंता होती तो ये जफर सरेशवाला जैसे लोगों से परहेज करते। लेकिन परहेज करने के बजाय आप सोचिए कि अतीक का बेटा पहुंचता है जफर सरेशवाला के पास, और जफर सरेशवाला से बोलता है कि हमें साबरमती जेल में भेजा जा रहा है, आप थोड़ा व्यवस्था देख लीजिएगा। आखिर जफर सरेशवाला है क्या? कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं है। सदस्य छोड़ दीजिए, कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री क्या है आखिर?
इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जफर सरेसवाला एक पैरेलल सरकार चला रहा है गुजरात में, और मुस्लिमों के पक्ष में पैरेलल सरकार, उसी के पक्ष में, चाहे वो किसी भी तरह के। आप सोचिए कि इनका जाकिर नाइक से संबंध, उसके बाद क्या होता है कि आप देख लीजिए, तो इस जफर सरेसवाला का बॉलीवुड से भी संबंध है, जाकिर नाइक से संबंध है, मौलाना साद से संबंध है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं कि उनके ये करीबी मित्र हैं और इनको जो भी बीजेपी के लोग हैं इनको राष्ट्रवादी मुसलमान बताते हैं। और मैंने उसमें लिखा है कि राष्ट्रवादी मुसलमान कौन होता है और उसके बदले में वो क्या क्या वसूली करता है। जैसे कोई भी मुसलमान आके बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी इनकी कोई प्रशंसा कर दे तो उसको अचानक से मानने लगते हैं ये कि नहीं, बहुत कुछ, कोई फरिश्ता आ गया, कुछ ऐसा करके। तो जफर सरेसवाला को एक राष्ट्रवादी मुसलमान, अभी भी आप देखते होंगे इंडिया टीवी का कोई कार्यक्रम हो, वहां पे जफर सरेसवाला को जरूर बुलाया जाता है।